वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में जितने हमारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के एक एक करके एमसीक्यू करेंगे। तो आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन चैप्टर का एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब हम एमसीक्यू करेंगे उससे पहले आप एक बार थ्योरी पढ़ चुके होंगे, तब आप ज़्यादा आसानी से एमसीक्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे किस तरह से एमसीक्यू आते हैं। उसी तरह से आपको थ्योरी को भी डीपली पढ़ना है, जिससे एमसीक्यू को होना है। एमसीक्यू उन्हीं थ्योरी से बनने हैं जो आपके सिलेबस में, तो उन्हें अच्छे से आपको पढ़ना है, जिससे उससे एमसीक्यू अगर बने तो आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की सीरीज़। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने एमसीक्यू इसमें बनाए हैं उन एमसीक्यू को बुक से ही बनाया गया है। ठीक है, या फिर हमने उसे नेट से सर्च करके ढूंढा है। तो जो एमसीक्यू हैं, इन एमसीक्यू को करने के लिए आपको थ्योरी का पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और जो एमसीक्यू बनाए इसी तरह से आगे सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन। देखते हैं इसमें पहला पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द्रव द्वारा चलने वाली मशीनें कहलाती हैं। अगर मान लो कोई भी द्रव है, द्रव द्वारा अगर मशीन चल रही है तो वो मशीन क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए दिया है द्रव इंजीनियरिंग कहलाएगी, या फिर ऑप्शन बी दिया है द्रव्य इंजीनियरिंग कहलाएगी, ऑप्शन सी दिया है दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? द्रव द्वारा चलने वाली मशीनों को क्या कहलाती हैं? द्रव द्वारा चलने वाली मशीनें हम कहलाती हैं द्रव इंजीनियरिंग। ठीक है, तो द्रव द्वारा चलने वाली मशीनें द्रव इंजीनियरिंग कहलाती हैं। ठीक है, द्रव्य इंजीनियरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है वे पदार्थ जो बहने की क्षमता रखते हैं। अब बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको बताना है वे पदार्थ जो बहते हैं या बहने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाएंगे? द्रव पदार्थ कहलाएंगे, या ऑप्शन बी तरल पदार्थ कहलाएंगे, या ऑप्शन सी गैस कहलाएंगे, या फिर ऑप्शन सी ठोस कहलाएंगे। हमें पता है जो बहने की क्षमता रखते हैं वो कौन से होते हैं। अब मान लो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे कौन कौन से फ्लूइड हमारे बहते हैं। अगर मान लो गैस की बात करें तो गैस भी फ्लो करती है, गैस भी बहती है। किसी सिलेंडर में मान लो रख दिया तो एक तरफ से दूसरी तरफ वो फ्लो होती है प्रेशर के डिफरेंस के कारण, तो गैस भी बह सकती है। साथ में कोई जल वाटर जो होगा द्रव भी बह सकता है, तो ये भी आ जाएगा इसमें। लेकिन हम बात करें ठोस, कोई भी ठोस बह सकता है? ठोस नहीं बह सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बताइए। और यहाँ पर ऑप्शन बी क्या दे रहा है हमारा? ऑप्शन बी कह रहा है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? वो सब पदार्थ जो बह सकते हैं। तरल पदार्थ क्या होते हैं? तरल या फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर क्या आ जाता है? फ्लूइड के अंदर गैस भी आ जाती है और द्रव भी आ जाता है। द्रव मतलब जल, पानी वगैरह सब आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें सबसे राइट आंसर बताना हमें। वैसे आंसर हमारा ए भी सही है, आंसर हमारा सी भी सही है। ठीक है, डी गलत होगा, लेकिन हमारा आंसर इसमें से एक देना हमें। हमारा आंसर कौन सा होगा? बी होगा, क्योंकि तरल पदार्थ में क्या आता है? द्रव भी आ जाता है और गैस भी आ जाता है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था वे पदार्थ जो बहने की क्षमता रखते हैं, तो कौन से पदार्थ होंगे जो बहने की क्षमता रखते हैं? फ्लूइड होंगे, फ्लूइड, तरल पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा आंसर है इसमें। अगला हमारा श्यानता, विस्कोसिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर श्यानता, विस्कोसिटी कहते हैं इस इंग्लिश में। तो विस्कोसिटी का मात्रक बताना है। विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है? तो विस्कोसिटी का मात्रक निकालना आना चाहिए आपको। शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, डी यू अपॉन डी वाई होता है, जहाँ डी यू क्या होता है? वेलोसिटी में परिवर्तन, डी वाई क्या होता है? दूरी में परिवर्तन, टाउ क्या होता है? शियर स्ट्रेस होता है।
तो यहाँ पे म्यू का मान निकाले अगर म्यू का मात्रक, तो म्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी यू अपॉन में डी वाई आएगा, और डी वाई को ऊपर भेज दे तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू इंटू डी वाई हो जाएगा। और टाउ का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे टाउ का मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे डी यू क्या है, वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे डी वाई क्या है हमारा, ये हमारा मीटर में होगा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी यू का मीटर पर सेकंड ऊपर आ गया, और डी टी का हमारा डी अपन डी वाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। क्या आ गया इसका आंसर, ये आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा आपका आंसर सही, इसमें आंसर होगा हमारा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, विस्कोसिटी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कौन सा दिया, ऑप्शन ए दिया। तो ऑप्शन ए इसका आपका सही है। तो श्यानता का मात्रक कौन सा होगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटोनियन तरल का समीकरण होगा। तो ये आपने पढ़ा है, न्यूटोनियन तरल फ्लूइड जो होते हैं, नॉर्मली फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूटोनियन और एक होते हैं नॉन न्यूटोनियन। तो हमारे फ्लूइड दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं और होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो हमारी विस्कोसिटी की जो इक्वेशन आती है, टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, इसे फॉलो करते हैं। तो जो इसे फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। और जो इस समीकरण को फॉलो नहीं करते वो क्या होते हैं, नॉन न्यूटोनियन, ठीक है, फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड या न्यूटोनियन तरल के होते हैं जो इस समीकरण को फॉलो करेंगे, और जो इस समीकरण को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जहाँ टाउ नॉट इक्वल टू होता है म्यू डी अपॉन डी वाई का, वो समीकरण कहलाती है नॉन न्यूटोनियन। और जहाँ टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी अपॉन डी वाई का, वो समीकरण क्या कहलाएगी आपके, न्यूटोनियन। तो यह समीकरण आपकी क्या होती है, न्यूटोनियन समीकरण। तो कोई भी तरल न्यूटोनियन समीकरण उसका क्या होगा, तो होगा टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। तो न्यूटोनियन तरल का समीकरण कौन सा हमारा, टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। तो जो इस समीकरण को फॉलो करता है वो न्यूटोनियन तरल कहलाएगा, और नॉन न्यूटोनियन समीकरण अगर कहता तो इसका हो जाता ये वाला, टाउ नॉट इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो याद रखना आपको, न्यूटोनियन का ये समीकरण होता है। तो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है घनत्व का सही सूत्र है। तो इसमें हमें घनत्व का सही सूत्र बताना है। तो बताइए इसमें से दिए गए क्वेश्चंस में से घनत्व का सही सूत्र क्या है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, बताइए घनत्व का, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो घनत्व जो होता है हमारा रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और इसका मात्रक क्या होगा, मास का होता है किलोग्राम और आयतन का होगा मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और अगर बात करें जल के लिए, घनत्व का मान कितना होता है, जल के लिए कितना होता है, 1000 होता है। जल के लिए आपको याद रखना है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 दो बार लिख दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपेक्षिक भार। आपेक्षिक भार मतलब स्पेसिफिक वेट कहते हैं। आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट बराबर होता है। बताइए स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन बी। ऑप्शन बी दिया है स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो जी। ऑप्शन सी दिया है ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं अपेक्षिक भार होता क्या है। स्पेसिफिक वेट को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल डब्ल्यू से। और स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। तो अपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम होता है।
यहाँ वेट का बात करें तो वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है अपॉन v। और हमें पता है रो का मान क्या होता है, रो इक्वल टू होता है m अपॉन b। तो रो इक्वल टू m अपॉन v होता है, तो इसे m अपॉन b को हम क्या लिखते हैं, m अपॉन वॉल्यूम वाला v इक्वल टू हम लिखते हैं m अपॉन v हो गया रो और इंटू जी। तो हमारा क्या आ गया, तो स्मॉल w इक्वल टू भार पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इक्वल टू भार को हम लिख सकते हैं एम जी अपॉन बी लिख सकते हैं, जहाँ एम अपॉन बी क्या होता है, रो होता है। तो यहाँ हम स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन बी भी लिख सकते हैं और स्मॉल w के स्थान पर रो इंटू जी भी लिख सकते हैं। तो आप बताइए आंसर कौन सा सही होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि हमारे स्मॉल w इक्वल टू आप इक्वल टू कैपिटल W अपॉन बी भी होता है और स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें क्या कह रहा है, 4 मीटर क्यूब की टंकी में कोई द्रव लबालब भरा है। मतलब एक कोई टंकी है, उसमें क्या है, 4 मीटर क्यूब की टंकी है, उसमें वाटर पूरा भरा है, मतलब लबालब भरा है। द्रव का कुल भार, आपको भार दिया है यहाँ पे, अपेक्षिक भार याद करने को कह रहा है। भार कितना दिया है, भार दिया है हमारे लिए 31392 न्यूटन। ठीक, और साथ में आपको आयतन दिया है 4 मीटर क्यूब। निकालना क्या है हमें, निकालना है इसका आपेक्षिक भार। तो आपेक्षिक भार क्या होता है हमारा, आपेक्षिक भार का फॉर्मूला भी हम देखा था हमने। आपेक्षिक भार स्मॉल w होता है, स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल W अपॉन b। और कैपिटल W का मान कितना दिया है, 31392 अपॉन 4। भाग करेंगे तो भाग करने पे क्या आएगा ये देखते हैं, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे आएगा 4 7 28, बचे हासिल के 3, 4 7 4 8 32, 7 8, बचा हासिल का 1, 4 4 3 बोल 4 चौक 16, 16 3 19, 3 बचे 32 बचा, 4 8 32, मतलब 7848 आएगा, 7848 आएगा जो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप 31392 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तब आपका सॉल्व करने पर आ रहा है 7848। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें बताइए, ऑप्शन डी सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, अगर आपको मात्रक देता है कि इस मात्रक में निकालिए, तो उस मात्रक में आपको बाद में कन्वर्ट करके भी निकलना पड़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपको मान लो मीटर क्यूब में दिया और ये न्यूटन में दिया है, आपसे पूछेगा किसमें, न्यूटन पर mm क्यूब में पूछेगा। तो न्यूटन पर mm क्यूब में अगर पूछता है तो आप सबसे पहले न्यूटन मीटर क्यूब में निकालेंगे, उसे बाद में कन्वर्ट करेंगे, तब आंसर आएगा। और आपको आंसर दोनों दिए होंगे, न्यूटन और मीटर वाला भी आंसर दिया होगा और न्यूटन और मीटर क्यूब वाला भी आंसर दिया होगा। तो आपको ये देखना होता है। ठीक है, इसमें नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सासंजन किसके मध्य अधिक होता है। बताइए, सासंजन का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव। तो कोहेसिव फोर्स किसके मध्य अधिक होता है, हमें पता है 2 कोहेसिव होता है और एक अडहेसिव होता है। कोहेसिव अडहेसिव, कोहेसिव क्या होता है, कोहेसिव को हम हिंदी में कहते हैं सासंजक, अडहेसिव को कहते हैं आसंजक। और सासंजक या कोहेसिव किसके मध्य होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अधिक होता है। और आसंजक किसके मध्य होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है आसंजक। तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, सासंजक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सासंजक किसके मध्य अधिक होगा, तो किसके मध्य अधिक होता है सासंजक। तो सासंजक बल जो होता है जल और जल, मतलब सेम मॉलिक्यूल यही हो गया। बाकी ऑप्शन दिए हैं जल और कांच, ये भी डिफरेंट है, कांच और पारा ये भी डिफरेंट है, जल और तेल ये भी डिफरेंट है, जल और जल ये क्या है, सेम है। तो ये सेम मॉलिक्यूल होंगे जल और जल के, तो इसमें क्या होगा, सासंजक बल अधिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमें, इसमें कह रहा है 1 पॉइस बराबर होता है, 1 पॉइस किसके बराबर होता है, आपको ये बताना है। बताइए 1 पॉइस किसके बराबर होगा यहाँ पे, तो 1 पॉइस इक्वल टू होता है, ये हमने क्वेश्चन करा था, वो हमने इसका जो हमने डेरिवेशन करा था विस्कोसिटी वाला, उसके फॉर्मूले के बाद हमने देखा था 1 पॉइस किसके बराबर होता है, 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। याद रखना है आप, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो पॉइस होता है ये आपका क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक।
तो आपका पॉइस वन ऐसा ही मात्रा क्या होता है, 1 पॉइस होता है, और 1 पॉइस का जो मान होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन ए। तो पॉइस किसका होता है मात्रक, विस्कोसिटी का, ठीक है। और 1 पॉइस इक्वल टू क्या होता है, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है गतिज श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होगी। तो बताइए काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होगी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होती है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, गतिज श्यानता इक्वल टू क्या होता है, गतिज श्यानता को क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू स्थैतिक श्यानता अपॉन घनत्व। मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है उसे डिनोट करते हैं हम किससे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिनोट करते हैं न्यू से, और हमारा जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है उसे म्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, मतलब घनत्व। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। तो किसी भी वस्तु के उसके ये जो कह सकते हैं, अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है तो उससे पहले आपको डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी पड़ती है, और डायनेमिक विस्कोसिटी निकालने के बाद आप उसका घनत्व भी निकालना पड़ता है, और डायनेमिक विस्कोसिटी और घनत्व का जो अनुपात आता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 गतिज श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होती है। इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए दिया स्थैतिक श्यानता अपॉन घनत्व, ऑप्शन बी दिया श्यानता स्थैतिक श्यानता इंटू घनत्व, ऑप्शन सी दिया घनत्व अपॉन स्थैतिक श्यानता, ऑप्शन डी दिया है स्थैतिक श्यानता अपॉन भार। तो कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि न्यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, म्यू अपॉन रो। म्यू है यहाँ पर स्थैतिक श्यानता और रो है यहाँ पे घनत्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है इसमें, केशिका क्रिया में द्रव तल की ऊंचाई का सूत्र जब द्रव नली में चढ़ा हो। तो आपको पता है कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरिटी या केशिका क्रिया, केशिका क्रिया यह से हम कहते हैं कैपिलरिटी कहते हैं। क्या होती है, तो कैपिलरिटी क्या होती है, किसी भी मान लो एक फ्लास्क है, उसमें क्या है, कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक, उस फ्लास्क में कोई द्रव भरा हुआ है, और उसमें आप एक कांच की पतली नली डाल दें, तो उसमें अगर द्रव ऊपर चढ़ रहा है या फिर नीचे उतर रहा है तो उसी घटना को क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं या केशिका क्रिया कहते हैं। तो ये दोनों घटनाएं होती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, द्रव ऊपर तरफ चढ़ जाता है, इसमें ऊपर तरफ चढ़ जाता है तो इस तरह से सरफेस बन जाती है हमारी, और जब द्रव नीचे उतर जाता है तब ये दोनों डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है इसके, जिससे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी कर सकें और अच्छे क्वेश्चन भी आए। तो आप देखिए समझ लीजिए, देखो किससे भी अगर कांच की नली में, जैसे आप क्या करते हैं, किससे भी अगर मान लो अगर हम बात करें किसी कपड़े को अगर पानी में डुबाएं तो उसमें कपड़े के ऊपर क्या होता है, पानी चढ़ जाता है, पानी क्या होता है थोड़ा ऊंचाई तक आ जाता है। अगर मान लो कोई धागा है, धागे को आप क्या करें, पानी में डालेंगे तो धागा का वही हिस्सा नहीं भीगा होगा जो सिर्फ पानी के अंदर है, बल्कि उससे भी थोड़ा ऊपर हिस्सा भीग जाता है। क्यों, केशिका क्रिया के कारण ही। तो ये केशिका क्रिया होती क्या है, जब किसी भी पतली सी नली को, कोई भी एक पतली नली हो, जिससे हम क्या करें, द्रव में डुबाएं, तो द्रव में डुबाने पर उसमें द्रव क्या हो जाए, उस तल से ऊपर आ जाए या उस तल से नीचे आ जाए, तो वो घटना क्या कहलाती है, केशिकात्व कहलाती है, केशिका क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है,
अगर मान लो हम पानी को क्या करें, किसी कांच की हमने फ्लास्क ले लिया, मान लो यहाँ पे कांच का फ्लास्क, पहले वाले डायग्राम में कांच का फ्लास्क ले लिया, इसमें क्या करा, पानी डाला और पानी डालने के बाद इसमें एक कांच की नली डाल दी है। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो आपका जैसे यहाँ पर क्या होता है, वाटर के बीच में एक फोर्स होगा और एक फोर्स होगा किसके बीच में, वाटर और यहाँ पे ग्लास के बीच में। तो जो ग्लास और वाटर के बीच में होता है, अगर इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स अधिक होता है, तो क्या होता है, द्रव क्या होता है, ऊपर तरफ आ जाता है, ऊपर तरफ कब आ जाता है, जब क्या होता है, कांच और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हमेशा आप याद रखना, कांच और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा ही क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर अधिक होगा तो क्या होगा, जो वाटर होगा कांच की नली में थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। और ऊपर चढ़ जाता क्यों है, क्योंकि आप सोचो कांच की नली भी वाटर को खींच रही है और वाटर भी नीचे खींच रहा है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में है, कांच और वाटर के बीच में। तो वाटर क्या होगा, इससे इस तरह से चढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखना है आप, इस तरह से तल बनना है इसका, और ये तल कैसा लग रहा है आपका अवतल जैसा लग रहा है, अवतल कॉनकेव जैसा। तो आपसे यही पूछा जाता है, अगर मान लो किसी भी फ्लास्क में पानी है, उसमें कांच की नली को डाल दिया है, तो उसका जो तल बनेगा वो तल कैसा बनेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो आप याद रखना, अवतल तल बनता है, अवतल मतलब कॉनकेव तल बनता है जब वाटर में डालते हैं हम। क्योंकि वाटर में क्या होता है, वाटर और ग्लास के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने के कारण क्या होता है, वो चढ़ जाता है ऊपर की तरफ और आपका अवतल तल बना देता है। ठीक, इसी तरह से जब पारे को हम पारे में डालते हैं किसी कांच की नली को, तो पारे के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पारा और कांच के कंपेरिजन में। तो पारा और पारे के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो पारा होता है वो नली में ऊपर चढ़ने की जगह नीचे उतर जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ तक चढ़ा हुआ है पारा, तो पारा क्या होगा, इसमें थोड़ा नीचे उतर जाएगा, और जो तल बनाएगा कुछ इस तरह से बनाता है, इसका मतलब उत्तल तल बनाता है। तो आपको याद रखना है, किसी भी पारे के फ्लास्क में उसमें हम कांच की नली को डालें तो कैसा तल बनेगा, उत्तल तल बनेगा, उत्तल। ठीक है, कॉन्वेक्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पानी के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना हो रही है, तो कितना द्रव ऊपर चढ़ जाता है या उतर जाता है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले से मान निकालते हैं। तो आपको याद रखना है, किसी भी केस का क्रिया में जो द्रव का ऊपर चढ़ना तथा नीचे उतरने की घटना जो होती है, एच कितना ऊपर चढ़ जाता है या उतर जाता है, उसके लिए फॉर्मूला है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। जब डेरिवेशन कराया गया था तब ये समझाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी क्या होता है, किसी भी द्रव में कितना वाटर ऊपर चढ़ेगा या कितना उतरेगा, वो हमारा ये फॉर्मूला बताता है, H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। जहाँ पे क्या होता है, H क्या होता है, हाइट होती है, कितना ऊपर चढ़ रहा है उतर रहा है। सिग्मा क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा होता है उसका स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस। रो क्या होता है यहाँ पे घनत्व, जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, डी क्या होता है हमारा उसका नली का व्यास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है हमारा, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा एकदम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बाष्प दाब का मात्रक बताइए। बाष्प दाब, एक तो होता है दाब और दूसरा क्या है, बाष्प दाब। तो दाब और बाष्प दाब एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी दाब हो, चाहे बाष्प दाब हो चाहे दाब हो, तो मात्रक क्या होना चाहिए आपका बताइए। दाब इक्वल टू क्या होता है, दाब को हम पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, एफ अपॉन ए होता है। तो दाब इक्वल टू, दाब का मात्रक होता है, दाब इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। तो एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ए का मात्रक क्या होता है मीटर उसका, तो मात्रक क्या आएगा न्यूटन पर मीटर उसका दाब का। तो आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, न्यूटन पर मीटर उसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आपको बताना है, कंप्रेसिबिलिटी का इसमें किस तरह से डिफाइन करोगे। तो संपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता होती है क्या होती है, हमने पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी भी द्रव के कंप्रेस होने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, कंप्रेस एबिलिटी। मतलब कौन सा द्रव कितना कंप्रेस हो सकता है, उसी एबिलिटी को, उसकी योग्यता को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की जो डेफिनेशन देखी तो हमने देखा था, ये क्या होता है हमारे आयतन गुणांक के, आयतन गुणांक के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो संपीड्यता होती है कंप्रेसिबिलिटी, तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, आयतन गुणांक के आयतन गुणांक के क्या होता है, आयतन गुणांक, जैसे बल्क मॉडुलस भी कहते हैं के को।
बताइए कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए कंप्रेसिबिलिटी का। तो आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होता है, इक्वल टू होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस के, बल्क मॉडुलस के। और के को हम आयतन गुणांक कहते हैं हिंदी में, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, आयतन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है संपीड़ितता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, आयतन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है 12वें का। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है आयतन गुणांक के होता है आयतन गुणांक, बल्क मॉडुलस का मात्रक ज्ञात करना है आपको। निकालो, आप निकालो, बताओ इसमें बल्क मॉडुलस का मात्रक क्या होगा। किसी ने निकाला? इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते। देखिए यहाँ फॉर्मूला, आयतन गुणांक या बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, के इक्वल टू होता है दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन अपॉन आयतन विकृति। तो यहाँ पे होगा आयतन विकृति मतलब डेल्टा भी अपॉन बी। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, दाब में परिवर्तन के कारण जो आयतन में चेंजेस आते हैं तो डेल्टा बी अपॉन बी के अनुपात को क्या कहते हैं, यहाँ पे के कहते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर लिख सकते हैं हम डेल्टा, सॉरी जैसे लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी वी और बी ऊपर आ जाए। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या आयतन में परिवर्तन और ये क्या आयतन, दोनों के मात्रक सेम होंगे, दोनों के मात्रक सेम होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो डीपी का मात्रक होगा भाई आपका मात्रक आ जाएगा। तो डीपी का मात्रक क्या, प्रेशर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आपका मात्रक बताइए इसमें कौन सा सही होगा, आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू बराबर होता है दाब में परिवर्तन अपॉन आयतन विकृति, आयतन विकृति डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर हम बी को ऊपर ले आए तो बी को ऊपर ले आए और डेल्टा डी भी नीचे रहा। आपको पता है आयतन है, ये भी आयतन है। अगर हम इसके मात्रक रखेंगे मीटर क्यूब तो ये ऊपर ही मात्रक मीटर क्यूब आ जाए, दोनों कैंसिल आउट ही होने। मतलब जो डीपी का मात्रक होगा भाई आपका के का मात्रक बन जाएगा। और डीपी का मात्रक क्या होता है, डीपी प्रेशर है तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 13 का ए सही है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आपेक्षिक आयतन का मात्रक, आपेक्षिक आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमने इसके डेफिनेशन पढ़ी थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम का बताइए मात्रक कौन सा होगा इसमें से। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है इसे कहते हैं आपेक्षिक आयतन, इसे बी से डिनोट करते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है इसका, आपेक्षिक आयतन जो होता है हमारा ये किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, घनत्व के। तो आपेक्षिक आयतन आपको याद रखना है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता था, डेंसिटी का फॉर्मूला होता था यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता था। डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी होता था मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन जो हमारा आयतन होता है डेंसिटी का अपोजिट होता है, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो आयतन आपको याद रखना है, आपेक्षिक आयतन क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो क्या होगा, घनत्व का उल्टा होगा। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, तो बी जो होता है आपको याद रखना है 1 अपॉन रो, मतलब डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपेक्षिक आयतन। इसका आ जाएगा हमारा बी अपॉन एम। बी क्या होता है, मीटर क्यूब, और एम क्या होगा, किलोग्राम। तो ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे देखो मीटर क्यूब प्रति न्यूटन दिया है। तो देखो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं मीटर, जैसे आपका क्या गया आपका अपेक्षिक आयतन बी इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है एम अपॉन बी, और यहाँ होता है बी अपॉन एम। लेकिन एम जहाँ यहाँ पर देखो किलोग्राम कहीं पे नहीं दिया, तो यहाँ पे बी अपॉन क्या लिख लेंगे हम, डब्लू कर देते हैं फिर। ठीक है, तो बी अपॉन डब्लू भी ले सकते हैं, बी अपॉन एम भी ले सकते हैं। तो बी अपॉन एम कब लिखेंगे, जब किलोग्राम पे निकालना होगा आपको। ठीक है, अपेक्षिक आयतन किलोग्राम मात्रक के साथ, और न्यूटन के साथ निकालना हो तो बी अपॉन डब्लू पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी अपॉन डब्लू पुट करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपेक्षिक आयतन हमें निकालना है, वो भी यहाँ पे आप बात करें तो ऑप्शन में देखिए सब जगह न्यूटन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो बी अपॉन डब्ल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अपेक्षिक आयतन हमारा जो होगा बी अपॉन एम होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम नहीं दिया है तो इसलिए हम बी अपॉन मास को हम भार बना देंगे डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति, भार के क्या होता है, न्यूटन, तो मीटर क्यूब प्रति न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 15वें क्वेश्चन में कह रहा है 13.5 आपेक्षिक घनत्व वाले द्रव का आपेक्षिक आयतन। आपेक्षिक आयतन ही पूछ रहा है। आपेक्षिक आयतन आपने देखा कितना होता है, आपेक्षिक आयतन होता है B/m होता है या फिर B/W होता है। देखो यहाँ पे न्यूटन दिया है, सब जगह न्यूटन दिया है, तो हम क्या पुट करेंगे, B/W। मेनली सबसे पहले आप पुट करते हैं B/m, इतना याद रखना, पहले हम B/m पुट करते हैं आपेक्षिक आयतन, लेकिन जब किलोग्राम वगैरह नहीं दिया तो W कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि W फॉर्म में भी आता है इसका मान। B/W आ गया, यहाँ पे हमारा आपेक्षिक आयतन आ गया B/W, जहाँ पर B, यहाँ पर आपको हमने सिर्फ क्या दिया, हमें सिर्फ आपेक्षिक घनत्व दिया। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है हमारा S का मान कितना दिया 13.5। 13.5 का यूज करके निकालेंगे मान, देखो कैसे निकालते हैं। B इक्वल टू क्या दिया B/W, और W के स्थान पे ले सकते हैं mg ले सकते हैं अपॉन B। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, रो इक्वल टू क्या होता है m/b। तो इससे अगर B को नीचे लिया तो क्या बन जाएगा, ये B को नीचे लिया तो ये बन जाएगा 1/m/b इंटू जी, और m/b क्या होता है रो, तो वॉल्यूम इक्वल टू ले सकते हैं 1/रो इंटू जी ले सकते हैं, और रो के स्थान पे ले सकते हैं हम 1/s इंटू 1000 ले सकते हैं। तो आपको अगर मैंने कहा था, अगर मान लो किसी भी द्रव का आपको घनत्व निकालना हो तो उसके आपेक्षिक घनत्व को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो घनत्व आ जाता है, और जी 9.81 का मल्टीप्लाई और करेंगे फिर आ जाएगा आपका आपेक्षिक आयतन। तो आपेक्षिक आयतन B इक्वल टू हो जाएगा 1/रो इंटू जी, तो यह हो जाएगा 1/13.5 इंटू 1000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और किसके साथ 9.81 जी के साथ। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, और सबका मल्टीप्लाई करने पर देखो पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे पावर आपकी 10⁻³ तो आनी है। 10⁻³ किस में आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, सिर्फ इसमें आ रही है। तो आपका देखना सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन नंबर डी का मान आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, गतिज श्यानता का मात्रा क्या होता है। गतिज श्यानता हमने देखी थी क्या होता है, गतिज श्यानता जो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता था हमारा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और रो क्या होता है, रो हमारा होता है m/g होता है। तो m/g का मतलब क्या है यहाँ पे, किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मान भी निकाल सकते हैं मात्रक। देखिए यहाँ पर जैसे आपको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो होता है, और डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रा होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर का, और डेंसिटी का मान होता है m/v मतलब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उल्टा करके लिख देंगे क्योंकि अपॉन में है ये, तो गुणा में करके उल्टा करके लिख दिया मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। और यहाँ पे आपको पता है न्यूटन के स्थान पे ले सकते हैं आप, न्यूटन के स्थान, न्यूटन आपको पता है F बराबर क्या होता है m है, मतलब F क्या है डोनोट करता है यहाँ पे न्यूटन, तो F न्यूटन के स्थान ले सकते हैं m इंटू a का मात्रा ले सकते हैं, मतलब क्यों F बराबर m होता है तो न्यूटन के मात्रक बराबर ले सकते हैं m इंटू a का मात्रक। m का मात्रक क्या होता है न्यूटन के स्थान पे आ जाएगा किलोग्राम होता है m का मात्रक, और a का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, न्यूटन के स्थान पे मात्रा लिख दिया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और जो सेकंड यहाँ बचा उस सेकंड को हमने यहाँ पे रख दिया फिर। ठीक, अपॉन भाग कर दिया, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से भाग कर दिया, गुणा ये सेम उतार दिया मीटर के प्रति किलोग्राम। सबको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करने पे क्या आएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ठीक है,